हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वन डे वन कॉन्सेप्ट फॉर 72nd बीपीएससी सीरीज में। और आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान में आपात उपबंध यानी इमरजेंसी प्रोविजंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा से संबंधित है। अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 365 और 356 और अनुच्छेद 352। तो ध्यान रखना है, आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित अनुच्छेद जो है वो 352 है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करने के जो रिजल्ट है वो कौन कौन से हो सकते हैं। पहला तो ये है कि राष्ट्रपति राज्यों को राज्य मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं। दूसरा है कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है। और तीसरा ऑप्शन है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों के साथ जो संघ मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते हैं कम करने का आदेश दे सकते हैं। और चौथा ऑप्शन है कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्त विधेयक जो भी है वो राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखी जाएगी। तो इसमें आंसर आपको कूट की सहायता से देना है। तो आंसर इसका होगा ऑप्शन ए, यानी केवल 1, 3 और 4। तो हम एक बार ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन 1 में है कि राष्ट्रपति राज्यों को या राज्य मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकता है। तीसरा है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों के साथ संघ मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं। और चौथा है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य किसी वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखी जाएगी। तो ये सारे आंसर होंगे। अब हम इमरजेंसी प्रोविजन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि देश में अचानक युद्ध छिड़ जाए, सीमाओं पर हमला हो जाए तथा किसी राज्य में सरकार पूरी तरह से विफल हो जाए या देश आर्थिक रूप से दिवालिया होने की कगार पर पहुंच जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या सामान्य जो संवैधानिक व्यवस्था है वो काम कर पाएगी? क्या केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का सामान्य बंटवारा पर्याप्त होगा? मतलब उसकी जो नॉर्मल बंटवारा है वो ऐसी अव्यवस्था की स्थिति में काम कर पाएगा? यही वह समय है जब भारतीय संविधान अपना सबसे शक्तिशाली अध्याय खोलता है, जो कि है आपात उपबंध यानी इमरजेंसी प्रोविजन। जो आपात उपबंध है ये संविधान के भाग 18 जो कि अनुच्छेद 352 से 360 है उसमें दिया गया है, जिसका उद्देश्य है कि राष्ट्र की एकता, सुरक्षा और अखंडता को हर हाल में बनाए रखना, यानी देश की सुरक्षा, एकता और प्रशासन को संकट की स्थिति में सुरक्षित रखना। लेकिन ध्यान रखिए, ये शक्ति जितनी बड़ी है उसका दुरुपयोग उतना ही खतरनाक हो सकता है। आज हम हर एक बिंदु को गहराई से समझेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल को अनुच्छेदवार तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। अनुच्छेद 352 जो कि राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी की बात करता है, यह कहता है कि यदि भारत या किसी भाग की सुरक्षा युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से खतरे में हो तो राष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का जब खतरा होता है तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो ध्यान रखना, कौन घोषित करता है? तो भारत के राष्ट्रपति जो होता है वो मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर आपातकाल की घोषणा करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जब राष्ट्र का अस्तित्व ही संकट में हो तो संविधान असाधारण शक्तियां प्रदान करता है। युद्ध का अर्थ होता है जब दो देशों के बीच औपचारिक या वास्तविक सैन्य संघर्ष हो तब उसे युद्ध कहते हैं। और बाहरी आक्रमण से तात्पर्य है कि कोई विदेशी शक्ति बिना औपचारिक युद्ध की घोषणा की हमला करे तो भी यह बाहरी आक्रमण माना जाएगा। और सशस्त्र विद्रोह का अर्थ होता है कि यदि देश के भीतर संगठित और हथियारबंद विद्रोह हो जो राज्य की सत्ता को चुनौती दे तो उसे सशस्त्र विद्रोह कहा जाता है। और पहले संविधान में आंतरिक अशांति शब्द था जो बहुत व्यापक और अस्पष्ट था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन जो कि 1918 में हुआ था, इसमें आंतरिक अशांति को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया ताकि सरकार मनमाने तरीके से आपातकाल न लगा सके।
यह संशोधन 1975 के अनुभव से सीखा गया एक बहुत ही बड़ा सबक था। अब बात करते हैं कि घोषणा की प्रक्रिया क्या है। राष्ट्रपति आपात की घोषणा स्वयं की इच्छा से नहीं कर सकते, उन्हें मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह आवश्यक होती है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपातकाल की घोषणा के लिए राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह आवश्यक हो जाती है। इसका उद्देश्य ये है कि निर्णय सामूहिक जिम्मेदारी के आधार पर लिया जाए, न कि किसी के मनमाने तरीके से। घोषणा के बाद इसे 1 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित करवाना आवश्यक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि घोषणा के बाद इसे 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों से पारित करवाना अनिवार्य है। फिर यदि संसद इसे स्वीकृति न दे तो आपातकाल स्वतः समाप्त हो जाता है। मतलब अगर 1 महीने के अंदर हम उसे स्वीकृत नहीं करा पाए तो जो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा होता है वो स्वतः ही समाप्त हो जाता है। यदि लोकसभा साधारण बहुमत से इसे समाप्त करने का प्रस्ताव पारित कर दे तो राष्ट्रपति को इसे समाप्त करना अनिवार्य है, और यह लोकतांत्रिक नियंत्रण का महत्वपूर्ण उदाहरण है। अब बात करते हैं कि इसका प्रभाव क्या पड़ता है। तो एक तो राष्ट्र का स्वरूप बदल जाता है, यानी यदि राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो भारत का संघीय ढांचा अस्थायी रूप से एकात्मक स्वरूप ले लेता है। तो आपको इसको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय भारत का जो संघीय ढांचा है वो एकात्मक स्वरूप ले लेता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 353 की। इस अनुच्छेद के अनुसार संसद राज्य सूची पर भी कानून बना सकती है। केंद्र सरकार राज्यों को किसी भी विषय पर निर्देश दे सकती है। इसका अर्थ है कि संकट के समय पूरे देश की शक्ति केंद्र के हाथों में केंद्रित हो जाती है। तो ध्यान रखना, संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। इसका बात अनुच्छेद 353 में किया गया है। अब हम बढ़ते हैं अनुच्छेद 354 की तरफ। ये प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण में परिवर्तन कर सकते हैं। यह इसलिए ताकि युद्ध या संकट की स्थिति में संसाधनों का प्रभावी उपयोग हो सके। तो आपको ध्यान रखना, अनुच्छेद 354 है वो राजस्व वितरण का बात करता है। अब आता है अनुच्छेद 355। ये प्रावधान करता है कि केंद्र का कर्तव्य है कि वह राज्यों को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाए और राज्यों में संविधान के अनुसार शासन सुनिश्चित करे। अब बात करते हैं अनुच्छेद 356 की, जिसमें राज्य आपातकाल या प्रेसिडेंट रूल की बात की गई। जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। इसका अर्थ यह है कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य करने में असमर्थ हो गई है और राष्ट्रपति यह निर्णय जो होता है वो राज्यपाल की रिपोर्ट या अपने स्वयं के संतोष के आधार पर ले सकता है। और राष्ट्रपति शासन जैसे ही लागू होता है वैसे ही राज्य की मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाती है, विधानसभा भंग या निलंबित हो जाती है और संसद राज्यों के लिए कानून बनाना शुरू कर देती है। तो ध्यान रखना है कि जैसे ही राष्ट्रपति शासन लागू होता है राज्य सरकार बर्खास्त, राज्य विधानसभा भंग या निलंबित और संसद राज्य के लिए कानून बनाएगी। इससे संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था SR बोम्मई केस 1994 का। उससे पहले हम जानेंगे 1975 में क्या हुआ था। 1975 में आंतरिक आपातकाल लगाया गया था। इस दौरान प्रेस सेंसरशिप, राजनीतिक गिरफ्तारियां और नागरिक स्वतंत्रताओं का दमन हुआ था। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने ADM जबलपुर केस 1976 में सरकार के पक्ष में निर्णय दिया था, जिसे बाद में गलत बताया गया। इस घटना ने यह सिखाया कि शक्तियों पर नियंत्रण आवश्यक हो जाता है। उसी के बाद वो जो 44वां संविधान संशोधन था उस टाइम आंतरिक अशांति को हटा के सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। अब आता है एक इम्पॉर्टेंट केस जो कि है SR बोम्मई केस, जो कि 1994 का था। SR बोम्मई केस के ऐतिहासिक निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रपति शासन न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा, यानी केंद्र सरकार मनमाने तरीके से राज्य सरकार को बर्खास्त नहीं कर सकती। न्यायालय ने यह भी कहा था कि संघवाद संविधान की मूल संरचना है। तो ध्यान रखना है, SR बोम्मई केस में ही संघवाद को संविधान की मूल संरचना कहा गया था। अब आता है अनुच्छेद 357 की बात। यह कहता है कि राष्ट्रपति संसद की शक्तियों को किसी अन्य प्राधिकरण को सौंप सकता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम वित्तीय आपातकाल यानी अनुच्छेद 360 की। यदि भारत की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा हो तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है। इस स्थिति में केंद्र राज्यों को वित्तीय निर्देश देगा। सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती की जा सकती है और न्यायाधीशों के वेतन में भी कटौती की जा सकती है। और राज्य के धन विधेयक जो होंगे वो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अब तक भारत में वित्तीय आपातकाल कभी लागू नहीं किया गया है।
और जो अनुच्छेद 358 है वो राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान अनुच्छेद जो होता है 19 वो स्वतः निलंबित हो जाता है, इसकी बात करता है। और वही अनुच्छेद 359 बात करता है कि राष्ट्रपति कुछ मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित कर सकते हैं। तो दोस्तों आपात उपबंध जो था यानी इमरजेंसी प्रोविजन वो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, लेकिन इतिहास यह बताता है कि यदि इनका दुरुपयोग हो तो लोकतंत्र खतरे में पड़ सकता है। इसलिए संविधान ने संसद की स्वीकृति, समय सीमा, न्यायिक समीक्षा और 44वें संविधान संशोधन द्वारा सुरक्षा उपाय जैसे व्यवस्थाएं जोड़ी हैं। क्योंकि भारतीय संविधान ने हमें यह सिखाया कि संकट के समय शक्ति आवश्यक है, लेकिन स्वतंत्रता की रक्षा उससे भी अधिक आवश्यक है। आपात उपबंध केवल कानून नहीं बल्कि वे लोकतंत्र की परीक्षा है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको इमरजेंसी प्रोविजन से रिलेटेड सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों अगर आपको हमारे चैनल का लिंक चाहिए, मतलब टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज का और इंस्टाग्राम पेज का लिंक चाहिए, तो वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और आपको टेलीग्राम चैनल पे ही हमारे आज की क्लास का PDF मिल जाएगा। तो आप वहाँ विजिट करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।